जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। साथियों, इस बीच में वीडियो आना बंद हो गया था, कुछ कारण से बंद हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास चलेगा और हर एक वीडियो रोज़ आता रहेगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। साथियों, ये जो कंटेंट बना है एस्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रपाल, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी सभी से मिक्स होके ये कंटेंट बना है। और अगर आप यूपीएससी या फिर पीसीएस या फिर एसएससी या रेलवे या फिर कोई अदर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कंटेंट बहुत सफिशिएंट है। आप ज़रूर इस वीडियो में बने रहिएगा। और यूट्यूब पे आपको इस तरह से कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ क्लास में ही मिलेगा। तो मैं सोचा कि सबके लिए हेल्प हो जाए, इसलिए मैं हर एक वीडियो लेके अब बेसिक लैंग्वेज के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसी तरह से हर वीडियो लेके आता रहूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम आज फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे। तो आपको पता है कि भारत में पुर्तगाल आ गया था, डच आ गया था, ब्रिटिश भी आ गया था, पैसा कमा रहा था ट्रेड करके और काफ़ी ज़्यादा कमा रहा था। और इसका जो पड़ोसी फ्रांस बच गया था वो देख रहा है कि भारत में पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश जाके ट्रेड कर रहा है। अब नौ में पैसा भर भर के अपने देश ला रहा है और काफ़ी ज़्यादा धनिक बनता जा रहा है। तो ये भी सोचा क्यों ना हम भी अपना कंपनी बनाएं। इसलिए वहाँ का जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर कोलबार्ट है, वो जाता है राजा के पास, राजा लुई 14 के पास, और उसे समझाता है कि साहब देखिए, हमारे ही पड़ोसी को देखिए, पुर्तगाल, डच और ब्रिटिश ये सब भारत में जा कर के पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहा है, पैसा भर भर के नाव में लेके आ रहा है अपने देश। हम लोगों से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो क्यों ना हम लोग भी एक छोटा कंपनी बनाते हैं और फिर हम ले चलते हैं भारत कंपनी ट्रेड करने के लिए और हम भी मुनाफा कमाएंगे। इस तरह से समझाता है, ये भी समझ में आता है। तो बोला ठीक है, हम बनाते हैं। तो इसलिए फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी बना। और ये कौन बनाया? तो सरकार बनाया, वहाँ का सरकार बनाया, इसलिए ये सरकारी कंपनी है। तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ा, अगर ये सरकारी कंपनी है तो इसका एक इम्पैक्ट ये पड़ेगा, जैसे जैसे फ्रांस के राजा कमज़ोर होगा वैसे वैसे कंपनी भी कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए क्योंकि फ्रांस के राजा जैसे कमज़ोर होगा वो पैसा देने में ये सक्षम नहीं हो पाएगा, जिस वजह से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर होता जाएगा। और यही अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये प्राइवेट कंपनी था जिसमें 24 लोगों ने पैसा लगाया था, वहाँ का राजा पैसा नहीं लगाया था। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाता है, ये कभी दम नहीं तोड़ता। लेकिन फ्रांस ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता है क्योंकि ये सरकारी कंपनी है। इसलिए अब कंपनी जब बन गया था तो ये फ्रांस से चलता है तो ये अफ्रीका के कोस्ट एरिया से धीरे धीरे समुद्र रास्ते सीधे सूरत आता है। सूरत पहुंचता है 1667 में। जब 1667 में सूरत पहुंचता है तो उस वक्त फ्रांसिस कैरोन था, वही यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है। तो पूछ देगा फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था सूरत में 1667 में। कौन खोला था? तो फ्रांसिस कैरोन ने। उसके बाद मसूलीपट्टनम में 1669 में, आप देख रहे होंगे साथियों यहाँ पे रेड दिख रहा होगा, 1669 में मसूलीपट्टनम में खोला। उसके बाद कर्नाटक में बीजापुर है, जो बहमनी राज्य जब टूटा था तो इसमें से बीजापुर भी बना था। तो वहाँ का जो गवर्नर है शेर खान लोदी, उससे परमिशन लेने गया था फ्रांसिस मार्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फ्रांस कंपनी को आगे लेकर जाता है। तो शेर खान लोदी से परमिशन लेता है और परमिशन लेके एक शहर बसाता है, पौंडीचेरी शहर, जो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा होगा। इस एरिया में पौंडीचेरी शहर, जो 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने बसाया था। और किससे परमिशन लेके? तो उस वक्त शेर खान लोदी था बीजापुर के शासक। जब इधर हो गया तो अब सोचा क्यों ना हम
अब थोड़ा ईस्ट कोस्ट पे के ऊपर भी हम ध्यान दें तो बंगाल में भी जाता है। बंगाल में इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ से इसको सील का फिल्म ये सब मिल सके, इसलिए जब ये बंगाल जाता है फ्रांसिस मार्टिन, तो वहाँ का जो शासक है वो है शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान से परमिशन लेता और परमिशन लेके चंद्रनगर में फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में फैक्ट्री खोलता है, बंगाल के चंद्रनगर में। समझ याद रखिएगा साथियों, बंगाल में अंग्रेज भी है और ये भी है। तो बंगाल में चंद्रनगर में जो है कौन है, तो चंद्रनगर में बैठा है फ्रांस, जो 1674 में फैक्ट्री खोलता है। और वहीं पे अगर कोलकाता में देखिएगा तो यहाँ पे होगा ब्रिटिश। तो चंद्रनगर में फ्रांस फैक्ट्री खोलता है 1674 में, जब फैक्ट्री खुल जाता है, ठीक है। लेकिन इसी बीच में समस्या हो जाता है फ्रांस के साथ। इसलिए समस्या होता है क्योंकि फ्रांस से पहले ब्रिटिश भी आ गया था, डच भी आ गया था। तो फ्रांस कभी कभी ब्रिटिश के साथ तो कभी कभी डच के साथ आपस में भिड़ता रहता था, हमेशा झगड़ते रहता था, लड़ते रहता था ये सब। तो एक वक्त आया, हुआ क्या, जब फ्रांस और डच के बीच जब झगड़ा हुआ था, 1693 में लड़ाई हुई थी। तो 1693 में डच लोगों ने फ्रांस को पीट करके पौंडीजेरी शहर पे कब्जा कर लेता है। अब फ्रांस लोग परेशान हो जाता है, भाई ये तो पौंडीजेरी शहर तो मैंने बसाया था, तो आपने कैसे कब्जा कर लिया। तो अब परेशान हो गया कि इलाका चला गया, भाई अब क्या करे, परेशान, क्योंकि उसके लिए पौंडीजेरी शहर बसाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा था और मिनटों में ये चला गया, तो परेशान तो होगा ही। अब फ्रांसिस मार्टिन जाता है डच सरकार से बात करने के लिए। जब डच सरकार से बात करने के लिए जाता है तो कहता है सर गलती हो गई, सर छुड़वा दो मेरा इलाका, सर छुड़वा दो, गलती हो गई। अब डच लोग फ्रांसिस मार्टिन से काम करवाता है, काम करवा के 4 साल के बाद 1697 में एक संधि होता है, रिजविक की संधि। इसी संधि के तहत फ्रांस का जो पौंडीचेरी शहर पे कब्जा किया था वो पौंडीचेरी शहर लौटा देता है। तो अब फ्रांसिस मार्टिन को वापस मिल जाता है पौंडीचेरी शहर। अब मामला सब कुछ सेटल हो गया था, तो फिर से बिगड़ तब गया जब 1706 में फ्रांसिस मार्टिन की डेथ हो जाती है, जो फ्रांसीसी को बहुत आगे लेकर जाता है, फ्रांस कंपनी को बहुत आगे लेकर जाता है, उसी की डेथ हो जाता है। अब डेथ हो जाता है, इधर आप देखोगे तो फ्रांस के जो गवर्नमेंट है, सरकार है, राजा लुई 14, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब हो जाती है तो ये फंड्स देने में असक्षम हो जाता है। जब असक्षम हो जाता है तो होता क्या है, फ्रांस की जो कंपनी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में होता ये है, रिजल्ट ये आता है, उसके पास सूरत, मसूलीपट्टनम, चंद्रनगर था, वो सारे फैक्ट्री हाथ से निकल जाता है। अब भाई साहब फ्रांस बैकफुट पे चला गया। और यही अगर ब्रिटिश की बात करोगे तो ब्रिटिश पावरफुल हो गया था, इसलिए हो गया था क्योंकि फारूक शेर फरमान जारी कर दिया था कि आप बंगाल में बिना टैक्स के ही क्या करोगे, तो ट्रेड करोगे। आप बिना टैक्स, आप बस 3000 रुपये दोगे, वार्षिक रुपया दोगे 1 साल में, और उसके बाद पूरे वर्ष तक आप फ्री में ट्रेड करोगे। अब बताओ, मात्र 3000 दे रहा है, लेकिन कमा कितना रहा है, तो कमा रहा है लाखों का। तो लाखों में अगर 3000 जा रहा है तो उसका कुछ जा नहीं रहा है एक तरह से। तो भाई साहब ब्रिटिशर्स धीमे धीमे बहुत पावरफुल होता जा रहा है और फ्रांस धीमे धीमे क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक है, फ्रांस कंपनी जब कमज़ोर हो गया था तो इसी में एक आदमी की एंट्री होता है, भाई साहब लॉर्ड डुप्लेक्स। यही पूरी खेल खेलता है। बहुत बहुत खतरनाक आदमी था फ्रांस के ये, लेकिन बाद में इसको बुला लिया जाता है। अगर इसको नहीं बुलाता तो शायद इतिहास में कुछ और हुआ रहता, कुछ और परिवर्तन रहता, लेकिन उसको बुला लेता है। जब बुला लेता है तो अब और कमज़ोर हो जाता है। तो अब लॉर्ड डुप्लेक्स की क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। तो अब कर्नाटक वार होगा, लेकिन कर्नाटक वार हम समझने से पहले कर्नाटक के बारे में समझेंगे। तो आपको पता है कर्नाटका आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखिए तमिलनाडु में, ये वाला कर्नाटक, इधर के कर्नाटक नहीं, ये कर्नाटक यहाँ आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो कर्नाटक जो है, तो ये कर्नाटक नाम ब्रिटिश ने रखा था और इसकी जो कैपिटल है ये आरकोट है। पहले ये मुगल बादशाह के अंतर्गत में था, और
लेकिन ये बहुत हद तक कब्जा नहीं कर पाया था। इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि जब औरंगजेब की 1707 में डेथ हो जाता है तो मुग़ल एम्पायर टूट जाता है, बिखर जाता है। और टूट जाता है, बिखर जाता है तो उसके जो दूर दराज वाले एरिया था वो स्वतंत्र हो गया। उसी में था कर्नाटक एरिया। कर्नाटक भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र हो गया तो आप ये जो कर्नाटक देख रहे हो, ये जो कर्नाटक देख रहे हो, इसके ऊपर में ठीक पॉइंट के ऊपर में ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर में आपको हैदराबाद मिलेगा। तो हैदराबाद में निजाम उल मुल्क रहता था, जिसे हम असफ जहां भी कहते हैं। ये मुगल का खास हुआ करता था। लेकिन जब मुगल कमज़ोर हो जाता है तो निज़ाम अपने आप को फ्री कर लेता है। जब फ्री कर लेता है तो ये कर्नाटक जो फ्री हो गया था उस पर अटैक करके कब्जा कर लेता है। लेकिन ये भी बहुत हद तक कब्जा नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि आपको इस साइड में मराठा दिखेगा। मराठा में अभी पेशवा बाजीराव फर्स्ट की समय चल रहा है। भाई साहब, ये इतना खतरनाक पेशवा था, कहा जाता है अपने पूरे 20 साल के करियर में 40 के 40 युद्ध जीता था, कभी हारा नहीं था। बहुत खतरनाक, दिन भर लड़ाई करता रहता था ये। तो ये मराठा कभी निजाम पे, हैदराबाद पे बार बार अटैक कर रहा था, यहाँ पे हैदराबाद दिखेगा आपको, यहाँ देख सकते हो हैदराबाद दिखेगा। तो इसके कोस्ट से मिलता था, इसके बॉर्डर से मिल रहा था, इसके बॉर्डर। तो ये सोचे क्यों ना हम, मेरे ही बॉर्डर में मिल रहा है तो हम इस पर भी कब्जा कर लेते। बार बार भारत दिन आक्रमण कर रहा था। भाई साहब, निजाम तो कमज़ोर हो गया। जब निजाम कमज़ोर हो जाता है तो कर्नाटक फिर से स्वतंत्र हो जाता है। और जब स्वतंत्र हो जाता है तो उस पर कंट्रोल होता है दोस्त अली का, और इसकी कैपिटल आरकोट है। अब दोस्त अली कौन है, जब हम सेकेंड कर्नाटक वार पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी कर्नाटक के बारे में शायद हम जानते हैं, उसके बाद फर्स्ट कर्नाटक वार जानेंगे। अब ठीक है, दोस्त अली अब कंट्रोल कर लेता है। आपको ये चीज़ दिख रहा होगा साथी, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेंट जॉर्ज है, नीचे सेंट डेविड है, ये है अंग्रेज का किला, और बीच में पौंडीचेरी शहर है। तो दोनों ओर अंग्रेज है, बीच में फ्रांस है। तो क्या अंग्रेज फ्रांस को मारेगा नहीं? क्या दबाएगा नहीं? तो अवश्य दबाएगा। इसलिए फ्रांस के साथ कभी सेंट जॉर्ज से अटैक होता था, कभी सेंट डेविड से अटैक हो जाता था। भाई साहब, आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण कर्नाटक में बार बार युद्ध हो रहा था। इसी वजह से कर्नाटक में वार होता है तो वो कर्नाटक वार कहता है। और कर्नाटक वार एक बार नहीं होता बल्कि 3 बार हुआ था, और एक से ज़्यादा बार युद्ध होता है तो उसे हम वार कहते हैं, इसलिए कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं। तो आइए हम फर्स्ट कर्नाटक वार जानेंगे, जो 1740 से 1748 के बीच हुआ था। ये समय याद रखिएगा क्योंकि वन लाइनर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछ दिया जाता है फर्स्ट कर्नाटक वार कब हुआ था, तो 1740 से 1748। लेकिन इसके पीछे का ये कहानी है कि यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में हुआ क्या था, वहाँ उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल रहा था, जो 1740 में शुरुआत होता है और 1748 में ख़त्म हो जाता है। तो उत्तराधिकारी को युद्ध जो होता है तो उसमें सब कहते हैं कि हम बनेंगे उत्तराधिकारी, तो हम बनेंगे उत्तराधिकारी, जिस वजह से ब्रिटिश भी कूद जाता है और फ्रांस भी कूद जाता है। और ये लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ लड़ जाता है। तो बताओ, क्या इंडिया में फ्रांस और ब्रिटिश नहीं है? तो हाँ, अवश्य है। इसलिए इंडिया में भी ये सब कूद जाता है, लड़ाई कर लेता है। लेकिन इंडिया में ये सब समझदारी दिखाता है पहले, क्योंकि ये राजाओं के साथ होता है, इसलिए समझदारी होता है। यहाँ पे समझदारी दिखाता है। समय बीतता गया और घटना घट जाती। घटना ये घटती है कि पौंडीचेरी शहर, आपको यहाँ पौंडीचेरी दिखेगा, रुकिए, देखिए आपको ये पौंडीचेरी है और ये है चंद्रनगर। तो पौंडीचेरी से चंद्रनगर की ओर क्या जा रहा था, एक जहाज जा रहा था फ्रांस का। जब जहाज जा रहा था तो बीच में हुआ क्या, बीच में ब्रिटिश लोगों ने बम मार दिया और वही डुबा दिया। भाई साहब, फ्रांस कहते हैं ऐसा क्यों किया, तो ब्रिटिश कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अब गलती से लग गया तो हम क्या करें, अब फ्रांस को तो अब हो गया, आग बबूला हो गया। तो उस वक्त लॉर्ड डुप्लेक्स था। लॉर्ड डुप्लेक्स बात करते हैं मॉरिशस के, फ्रांस गवर्नर बैठा, मॉरिशस में फ्रांस गवर्नर बैठा था, वही बात करता है और कहता है डुप्लेक्स कि हमें कुछ आर्मी चाहिए, इसलिए ये आर्मी भेजता है। जब ये आर्मी भेजता है तो इसी आर्मी से डुप्लेक्स ने ब्रिटिश का बैंड बजा देता है। भाई साहब, बहुत खतरनाक आदमी था भाई
पूरा बैंड बजा के रख देता है ब्रिटिश का। हुआ क्या, जब डुप्लेक्स के पास एनफ आर्मी हो जाता है, बहुत ज़्यादा आर्मी हो जाता है, तो ये अटैक करता है कहाँ पे, तो ये अटैक करता है आपको, सॉरी क्या हो गया, हाँ ये अटैक करते हैं मद्रास पे, और मद्रास और सेंट जॉर्ज पे भी कब अटैक करते हैं, क्योंकि मद्रास में ही बगल में सेंट जॉर्ज है, तो यहीं ये अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो अब कब्जा कर लेता है अटैक करके। जब अटैक करके कब्जा कर लेता है तो ब्रिटिश कहता है भाई तू ऐसा क्यों किया, तो फ्रांस कहता है कि तुमने भी किया था तो मैंने भी कर दिया। तो भाई साहब ब्रिटिश अब कुछ नहीं बोला, ब्रिटिश बैकफुट पे चला गया। इसलिए नहीं कुछ बोला क्योंकि ब्रिटिश एक बार मार खा चुका है। अगर आप ब्रिटिश के बारे में पढ़िएगा, पीछे जो वीडियो है आप उसको एक बार खोल के ज़रूर पढ़िएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ब्रिटिश एक बार बंगाल में मार खा चुका है, अब ये हेल्प भी नहीं ले सकता है। अब क्या करेगा, तो ये किया, ब्रिटिश गया कर्नाटक के नवाब के पास। तो कर्नाटक के नवाब उस वक्त था अनवरुद्दीन। ये धोखा से कर्नाटक पे कब्जा किया था। तो अब कैसे किया था ये हम सेकेंड कर्नाटक वार हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरे बैकग्राउंड पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो अनवरुद्दीन के पास गया, बोला, जब ब्रिटिश अनवरुद्दीन के पास गया तो ब्रिटिश उसकी तारीफ कर देता है, बोला सर आप महान शासक हो, बहुत पावरफुल शासक हो, सभी कोई आपका नाम लेता है, चारों ओर आपका नाम होता है, क्योंकि आप बहुत बड़े शासक हो, महान शासक हो, आपसे लड़ना मतलब किसी के दम की बात है नहीं, तो आप बहुत बड़े शासक हो। इस तरह से तारीफ की। जब तारीफ किया तो अनवरुद्दीन भैया ऐसे बहुत मुस्कुरा रहा है, भाई साहब मैं सच में इतने बड़े शक्तिशाली हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता था भाई। बोला हाँ सर, आप बहुत बड़े शासक हो, आप बहुत महान शासक हो, आपके यहाँ आना अगर युद्ध कोई करेगा तो उसके लिए भी सोचेगा। ब्रिटिश इस तरह से कहता है तो अनवरुद्दीन कहता है ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो ब्रिटिश बोला, तब अनवरुद्दीन कहता है ब्रिटिश को, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो ब्रिटिश कहते हैं सर मेरे एरिया पे फ्रांस लोगों ने कंट्रोल कर लिया। तब अनवरुद्दीन कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है, तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ये तारीफ कर दिया। भाई साहब ब्रिटिश बहुत चालाक, लोमड़ी की तरह चालाक है। ये जब खुद कमज़ोर होगा तो सर झुका लेगा, दूसरों को महान बनाना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब ये महान बनेगा तो उसी का सर काट के फेंक देगा। इतना खतरनाक ब्रिटिश था ये। इसी तरह से आपको शेरशाह सूरी मध्यकालीन में शेरशाह सूरी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से तारीफ करते हैं। अब अनवरुद्दीन कहते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो अनवरुद्दीन क्या किया, तो अपने 1000 सैनिक महफूज खान के साथ मद्रास के ऊपर भेज देता है। जब 1000 आर्मी महफूज खान के साथ मद्रास के ऊपर भेज देता है तो जब मद्रास जा रहा होता है तो उसी वक्त सेंट थॉम के इलाका में जो अड्यार नदी के किनारे है वहीं पर युद्ध होता है 1746 में, जिसे हम सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं या फिर अड्यार का युद्ध कहते हैं, मतलब बैटल ऑफ सेंट थोम या बैटल ऑफ अड्यार। बैटल क्या है, जब एक युद्ध होता है उसे हम बैटल कहते हैं। जब एक से ज़्यादा युद्ध होता है और कई आदमी रहता है, उसमें कई राजा मिला हुआ रहता है, तो उसे हम वार कहते हैं। जैसे वर्ल्ड वार, तो वर्ल्ड वार एक के साथ नहीं हुआ है, एक बार नहीं हुआ है, बल्कि कई देश मिल के वार किया है और एक से अधिक वार किया, इसलिए वार कहते हैं। तो 1746 में बैटल ऑफ सेंट थोमे होता है, जिसे हम बैटल ऑफ अड्यार भी कहते हैं। तो हुआ क्या, ब्रिटिश की ओर से महफूज खान था जो अपने 1000 सैनिक लेकर गया था, और फ्रांस की ओर से इसमें कैप्टन पैराडाइस गया था। कैप्टन पैराडाइस महफूज खान के सैनिक को इतना मारता है भाई साहब, पानी पीने लायक नहीं छोड़ता है, जहाँ तक कि महफूज खान को भी बहुत मारता है। इस तरह से फ्रांस की आर्मी की जीत हो जाती है और कर्नाटक की आर्मी की हार हो जाती है, और यही युद्ध इतिहास का रुख बदल देता है। क्योंकि इससे एक चीज सवाल उठता है कि फ्रांस जीता क्यों, तो इसलिए जीता क्योंकि इसके आर्मी में डिसिप्लिन था, और फ्रांस की आर्मी 1000 के आगे कम आर्मी था, लेकिन डिसिप्लिन था। तो ब्रिटिश और फ्रांस को एक बात समझ आ गई
कि अगर आर्मी में डिसिप्लिन हो, अनुशासन हो, तो अपने छोटी सी भी सेना से भारत के बड़ी सेना को हम क्या कर सकते हैं, तो हरा सकते हैं। यानी हम लोग छोटी सेना भी भारी पड़ सकते हैं उसके आगे, क्योंकि डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। आप आज 12 घंटा पढ़ लिए, कल कुछ भी नहीं पढ़े, तो ये डिसिप्लिन नहीं कहलाएगा। अगर आप 4 ही घंटा रेगुलर पढ़ते हैं तो आपके पास माइंड में बहुत कुछ आ जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। तो ये है डिसिप्लिन। तो मद्रास अब ब्रिटिश के हाथों से क्या हुआ, निकल गया, और सेंट जॉर्ज भी हाथ से निकल गया। इसी बीच में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रिया में, यूरोप के ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, वो 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा खत्म हो जाता है। जब ये संधि होता है तो इसमें कहा जाता है जो कब्जा किया क्षेत्र है वो अब एक दूसरे को क्या करेंगे, वापस कर देंगे। इसलिए फ्रांस को कनाडा में एक जगह है क्यूबिक, वहाँ थोड़ा सा इलाका फ्रांस को दे देता है, और इस तरह से फर्स्ट कर्नाटक वार जो है फ्रांस की ओर रहा। और यहाँ पे जो भारत में हुआ क्या, तो भारत में जो मद्रास था वो वापस कर देता है। लेकिन सेंट जॉर्ज में एक व्यक्ति बैठा है, रॉबर्ट क्लैव, जो आपको ये एक बार पढ़िएगा, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा रॉबर्ट क्लैव। तो रॉबर्ट क्लैव जो है वो बंदी बना लिया गया था, रॉबर्ट क्लैव को फ्रांस द्वारा। और रॉबर्ट क्लैव ये छोटा सा क्लर्क है अभी, लेकिन बाद में यही पूरी खेल खेलती है, बाद में गवर्नर भी बनती है बाद में जाके, तो आपको हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से फ्रांस कर्नाटक वार जीत जाता है। और जब जीत जाता है तो अब एक चीज़ इससे ये उत्पन्न होता है, सवाल खड़ा होता है कि कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, वो टांग अड़ाया था फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में। तो क्या फ्रांस अब उसको छोड़ देगा? नहीं, वो अब मैंड में बैठा लिया था कि जब तक हम कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को नहीं मरवाएंगे तब तक हम चैन की सांसें नहीं लेंगे। और इस तरह से उसका पीछा अब पड़ जाएगा, जो सेकेंड कर्नाटक वार में ख़त्म करेगा उसको। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला साथियों? इस युद्ध का परिणाम यही निकला कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेवी होगा तो साउथ इंडिया को हराया जा सकता है, और अगर छोटी सेना है, अनुशासन है और मॉडर्न वेपन्स है तो भारतीय सेना को भी हरा सकता है। तो इस तरह से हम आज फर्स्ट कर्नाटक वार तक देख लिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो सेकेंड कर्नाटक वार देखेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो के एक बार देखिएगा और उसका नोट भी बनाएगा साथियों, बहुत हेल्पफुल करेगा। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ क्लास में ही बताया जाता है, लेकिन हम यूट्यूब पे इसी तरह से हर एक टॉपिक को लेकर आएंगे साथियों पूरा। और एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको तुरंत के तुरंत यहीं पे कैच हो जाएगा। तब तक के लिए हम अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।